YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भू आकृति विज्ञान में जो भू आकृति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र है उस पे चर्चा करने जा रहे हैं। यानी जियोमॉर्फोलॉजी का जो नेचर और स्कोप है एंड स्कोप, यानी नेचर एंड स्कोप पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले इसको समझिए और इसे देखने के बाद इसको और अच्छे तरीका से समझने के लिए आप डॉक्टर BC जाट महोदय का भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़िए। यह ऑनलाइन भी यह बुक उपलब्ध है। तो अब हम चलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र जो है यानी नेचर एंड स्कोप। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि भू आकृति विज्ञान कहते किसको हैं। तो भू आकृति विज्ञान जो है आप जब जानिएगा तो सबसे पहला यह है कि जैसे देखते हैं कि यह पूरे पृथ्वी जो देख रहे हैं, इस पृथ्वी पर दो प्रकार की वातावरण आपको देखने के लिए मिलेगा। एक है प्राकृतिक वातावरण और दूसरा है मानवीय वातावरण। प्राकृतिक वातावरण और मानवीय वातावरण को जब सम्मिलित कर अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन भूगोल कहलाता है। यानी प्राकृतिक वातावरण और मानवीय वातावरण को जब सम्मिलित अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन भूगोल कहलाता है। लेकिन जब उसी में प्राकृतिक वातावरण को जब स्वतंत्र अध्ययन किया जाता है तो वह भौतिक भूगोल कहलाती है। यानी प्राकृतिक वातावरण का जब हम स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हैं तो वह भौतिक भूगोल कहलाता है। अब देखते हैं कि यह प्राकृतिक वातावरण, तो यह पूरा पृथ्वी जो देख रहे हैं, तो इस पृथ्वी के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा जलीय क्षेत्र भी है, स्थलीय क्षेत्र भी है और इसके ऊपर एक वायु पट्टी भी है। तो यहां देख रहे हैं कि तीन प्रकार की वातावरण आपको, जलीय प्रकृति वाली जो वातावरण है जल का, दूसरा वायुमंडलीय वातावरण, तीसरा स्थलीय वातावरण। तो तीनों को जब सम्मिलित पढ़ते हैं तो यह भौतिक भूगोल का पार्ट होता है। यानी कौन? जलीय वातावरण, स्थलीय वातावरण और वायुमंडलीय वातावरण। लेकिन जैसे इसको हम सिर्फ स्थलीय वातावरण का यानी स्थलीय वातावरण का जब अध्ययन करते हैं तो वह जो होता है भू आकृति विज्ञान कहलाता है। यानी स्थलीय वातावरण का मतलब हुआ कि धरातल के ऊपर जो आप उच्चावच देखते हैं वह वातावरण जो होता है स्थलीय वातावरण कहलाता है। और वही धरातल के ऊपर की जब उच्चावच की अध्ययन की जाती है तो वह अध्ययन जो है भू आकृति विज्ञान कहलाता है। अब चलिए देखते हैं इसके परिचय। तो आप देख ही लिए पहले कि भौतिक भूगोल आप जान गए, मानव भूगोल आप जान गए, ठीक। तो अब यहां देखना क्या है कि जैसे आप मुख्य रूप से देखते हैं, जानते हैं कि जैसे मैंने आपको भौतिक भूगोल के बारे में बताया, तो भौतिक भूगोल की एक शाखा के रूप में भू आकृति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यहां आपने देखा कि भौतिक भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के तौर पे जैसे देखते हैं तो वहां क्या है, स्थलीय वातावरण यानी कि स्थल के ऊपर जो उच्चावच होती है, वायुमंडलीय वातावरण यानी जो जलवायु विज्ञान के तहत होती है, स्थलीय वातावरण जो आपको समुद्र विज्ञान का होता है। और जब तीनों को सम्मिलित अध्ययन होती है तो वही भौतिक भूगोल कहलाता है। तो इसी का एक शाखा यानी प्रमुख शाखा के रूप में आप कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी जो है। तो अब अगला हम चलते हैं आगे। देखिए आगे जो हम देख रहे हैं कि भू आकृति विज्ञान का कुछ विद्वान जो है परिभाषा दिए हैं कि भू आकृति विज्ञान कहते किसको है। तो सबसे यानी डिफिनीशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो चलिए देखिए कि यह जो है कि एक प्रमुख विद्वान यानी प्रचलित जो देखते हैं वह वर्सेस्टर महोदय है। तो वर्सेस्टर महोदय के अनुसार पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। यानी आपने यह समझा कि पृथ्वी के ऊपर यानी कि जो सतह जो देख रहे हैं स्थलीय सतह है
उस स्थलीय सतह के ऊपर जो उच्चावच है, उस उच्चावच का व्याख्यात्मक वर्णन करते हैं, तो उसी व्याख्यात्मक वर्णन को ही भू आकृति विज्ञान कहते हैं। यह आपको वर्सेस्टर महोदय बताते हैं, वर्सेस्टर महोदय के अनुसार है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो है थॉर्नबरी है। तो थॉर्नबरी के अनुसार जब हम देखते हैं तो थॉर्नबरी के अनुसार देखिए क्या है कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, किंतु इसके अंतर्गत अंतःसागरीय आकृतियों को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी आपने समझा कि थॉर्नबरी महोदय कहते हैं कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों यानी स्थल का जो विज्ञान है उस स्थलीय विज्ञान को भू आकृति विज्ञान कहते हैं। लेकिन स्थल के ऊपर जैसे देखते हैं कि पूरा कोई ऐसा भी जलीय क्षेत्र है जो चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, तो उस अंतःसागरीय क्षेत्र को भी इस भू आकृति विज्ञान में सम्मिलित किए हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपको कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर, अरल सागर, डेड सी जैसे जो यह सागर है, जलीय क्षेत्र है, देखिएगा चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो उस क्षेत्र को भी थॉर्नबरी महोदय भू आकृति विज्ञान के तहत ही अध्ययन की बात कहते हैं। उसी को अंतःसागरीय क्षेत्र कही गई आकृति। तो यहां आपने समझा कि अंतःसागरीय क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, उसकी अध्ययन भी भू आकृति विज्ञान में की जाती है वर्सेस्टर महोदय, थॉर्नबरी महोदय के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉलर महोदय। स्ट्रॉलर के अनुसार जो देख रहे हैं, भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है। यह भौतिक भूगोल का ही एक अंग है। तो इसे समझिए, यह क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति। जैसे स्थल के ऊपर आप देखते हैं कि आपको डेल्टाई क्षेत्र है, आपको वहां देखते हैं मोनार्ड नॉक है, आप देखते हैं सैंड डून है, आप देखते हैं कि ग्रेटर प्लेन है, आप देखते हैं कि पर्वत है, पाठार है, मैदान है। तो यह सभी जो है स्थल का रूप है। और इसकी उत्पत्ति यानी सैंड डून की उत्पत्ति कैसे हुई, माउंटेन की उत्पत्ति कैसे हुई, प्लेन की उत्पत्ति कैसे हुई, आप देखते हैं कि क्या है, यह सभी जो देखते हैं तो यह सभी की उत्पत्ति यानी जो स्थल रूप यानी उसकी और व्यवस्थित क्रम में यानी क्रमबद्ध रूप में जब अध्ययन करते हैं तो वही क्रमबद्ध अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान यानी भौतिक भूगोल कहलाती है। और भौतिक भूगोल की एक शाखा जो स्थल के ऊपर देखते हैं तो वह कहते हैं कि भौतिक भूगोल का ही अंग है भू आकृति विज्ञान। यानी यह समझ में आ गई स्ट्रॉलर के अनुसार कि भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार की स्थल रूपों यानी चाहे वह प्रवाहित जल के द्वारा हो, ग्लेशियर के द्वारा हो, पवन के द्वारा हो या कास्ट टोपोग्राफी हो, सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। और उसकी उत्पत्ति का जो है प्रोसेस, उसकी भी व्यवस्थित क्रम में अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है जो है ईस्टर महोदय के अनुसार यानी ईस्टर बुक के अनुसार जो है कि भू आकृति विज्ञान भूतल की आकृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी समझिए कि ईस्टर बुक ने क्या कहें कि भू आकृति विज्ञान जो है वह भूतल की यानी सरफेस जो देख रहे हैं उस आकृतियों यानी भूतल की जो आकृति है यानी उसका जो फॉर्म है उस आकृति का वैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें क्या है स्थल रूपों यानी जो स्थल आपको उस भूतल पे दिखाई पड़ती है उस स्थल की उत्पत्ति यानी उद्भव और विकास कैसे हुई है, और उससे संबंधित जितना भी प्रकर्म होता है यानी जो प्रोसेस होती है कि माउंटेन की उत्पत्ति के लिए प्रोसेस देखते हैं, मैदान के उत्पत्ति के लिए प्रोसेस देखते हैं, इनसेल वर्ग के उत्पत्ति के लिए जो प्रोसेस देखते हैं, आप जो है जो देख रहे हैं तो यह सभी जो है वह सभी प्रकर्मों का व्याख्यात्मक वर्णन इस आधार पर किया जाता है कि समस्त स्थल रूपों की
भौमिकीय प्रकर्म का संबंध किया जा सके, यानी पूरा जो अस्थल रूप जो है तो उस अस्थल रूपों की जो भौमिकीय यानी जो उद्भव है उसके प्रकर्म को संबंधित किया जा सके, यानी जो संबंध होती है एक मतलब जो देखते हैं लैंडफॉर्म होती है, उस लैंडफॉर्म की उत्पत्ति के जितने भी प्रोसेस होते हैं प्रकर्म होती है उससे जो संबंध होता है उसका उसकी अध्ययन को ही यह क्या है यानी सम्मिलित अध्ययन। ध्यान रखिएगा। तो अब यहां समझ में आ गई भू आकृति विज्ञान क्या है, भूतल की आकृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। उस वैज्ञानिक अध्ययन उसको कहते हैं जिसमें स्थल रूपों के उद्भव, उसके विकास तथा संबंधित प्रकर्म यानी जो संबंधित उससे जो प्रोसेस है उसका व्याख्यात्मक वर्णन यानी तर्क के आधार पर उसके व्याख्यात्मक वर्णन एवं समस्त स्थल रूपों की यानी पूरे स्थल रूपों की भौमिकीय प्रकर्म की संबंध को व्याख्या यानी की जाती है। तो यह आपने समझा। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लूम के अनुसार। तो ब्लूम महोदय यह कहते हैं कि भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों तथा उन्हें परिवर्तित करने वाले प्रकर्मों का वर्णन, क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है। तो आपने ब्लूम के अनुसार समझा कि भू आकृति विज्ञान क्या है, स्थलाकृतियों तथा उन्हें परिवर्तित करने वाली यानी स्थल के ऊपर जो आप लैंडफॉर्म देख रहे हैं और उसमें जो परिवर्तित करने वाली जो प्रकर्म यानी प्रोसेस है उसका क्रमबद्ध वर्णन ही और वर्णन एवं विश्लेषण यानी क्रमबद्ध वर्णन के साथ साथ क्या उसका विश्लेषण ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। तो आपने ब्लूम के अनुसार भी समझा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लोबेक के अनुसार यानी भू आकृति विज्ञान का अध्ययन जो है को भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा यानी लोबेक महोदय यह बताते हैं कि भू आकृति विज्ञान क्या है। तो भू आकृति विज्ञान भूगर्भ शास्त्र की ही एक शाखा है यानी उसकी ही एक ब्रांच है, लोबेक के अनुसार हो गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि भू आकृति विज्ञान के बारे में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट को देखिए कि भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र यानी नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योमोर्फोलॉजी। तो उसकी नेचर और प्रकृति को यानी कि उसकी जो प्रकृति देख रहे हैं और उसके विषय क्षेत्र को देख रहे हैं। तो देखिए कि भू आकृति विज्ञान का अध्ययन प्रधान विषय है यानी पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच जो होती है यानी जो देखते हैं यानी धरातल के ऊपर जो उच्चावच होता है उस उच्चावचों का क्रमबद्ध अध्ययन और इसके अंतर्गत जो है उच्चावचों की उत्पत्ति यानी जो उच्चावच जैसे देखते हैं कि पर्वत, पठार और मैदान, तो जो इसकी उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति का जो प्रकर्म है यानी प्रोसेस है तथा उसकी विकास की जो विस्तृत विवरण यानी कितने वर्ष यानी लंबी काल में उसकी जो विकास हुई है वह सभी का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करना ही भू आकृति विज्ञान का विषय है और यही उसकी प्रकृति यानी जो कहें यानी भू आकृति विज्ञान की प्रकृति क्या है। प्रकृति यह है कि जो स्थलीय क्षेत्र देखते हैं, जो स्थलीय क्षेत्र के ऊपर आपको अलग अलग जो जलवायविक क्षेत्र है वहां अलग अलग प्रकार की जो संरचनाएं मिलती है उस संरचना को सिस्टमैटिक तरीका से अध्ययन करना। चलिए नेक्स्ट को देखिए। यानी नेक्स्ट यह है कि भू आकृति विज्ञान को समझने के लिए यानी जब आप भू आकृति विज्ञान को जब समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भूगर्भ शास्त्र की भी ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि भूगर्भ शास्त्र जो होती है यानी वहां की जो स्ट्रक्चर होती है वही स्ट्रक्चर वहां के उच्चावच जो होता है उस उच्चावच का में जो होता है घनिष्ठ संबंध होती है। तो यहां नहीं आपने देखा कि भू आकृति विज्ञान को समझने के लिए यानी भूगर्भ शास्त्र की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं विषय इसके अंतर्गत है, जैसे सागरीय स्थल रूपों को अध्ययन किया जाता है, इस विषय वस्तु के अंतर्गत सागरीय स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है आकार एवं विस्तार के दृष्टि से समस्त उच्चावच को यानी जो हम देख रहे हैं भू आकृति जो देख रहे हैं विज्ञान, तो भू आकृति विज्ञान में जो आप देख रहे हैं यानी कि जो देख रहे हैं विषय वस्तु के अंतर्गत क्या है अंतः सागरीय, सागरीय नहीं ध्यान रखिएगा, अंतः सागरीय स्थल रूप का जो अध्ययन है यानी जो स्थल से चारों तरफ जो घिरा हुआ सागर है उसका अध्ययन भी किया जाता है। और आकार एवं विस्तार के दृष्टि से जब देखते हैं तो समस्त उच्चावचों को 3 बृहद श्रेणी में विभाजित की गई है यानी पूरे स्थलीय क्षेत्र जो हम देखते हैं उस स्थलीय क्षेत्र पर 3 उच्चावच श्रेणी में यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में विभाजित की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर को यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच
यानी रिलीफ फीचर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच। तो जैसे कि आप प्रथम श्रेणी के उच्चावच समझ रहे हैं, तो यानी कि पूरे पृथ्वी पर जो स्थलीय क्षेत्र है और जलीय क्षेत्र आती है, यानी जो बृहद क्षेत्र है, एक बृहद क्षेत्र स्थलीय है और दूसरा बृहद क्षेत्र जलीय है, यानी महाद्वीपीय और महासागरीय दो दिखाई पड़ती है। यही स्थलीय और महासागरीय दृश्य भूमि का अध्ययन जो होता है वह फर्स्ट ऑर्डर में की जाती है। अब देखिए कि महाद्वीप जो देखते हैं उसकी उत्पत्ति जो कैसे हुई है, कब हुई है, किस काल में हुई है, उसके उत्पत्ति के लिए कुछ सिद्धांत दी गई है। तो यह सभी का अध्ययन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर में की जाती है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी जो था, यानी यह पूरा जो तरला अवस्था और तप्त थी, तो वह तरल और तप्त पदार्थ से बना हुआ यह पृथ्वी है। और उसका अपर पार्ट जो देख रहे हैं क्या होता है कि प्रत्येक मतलब कि समय के अनुसार वह ठंड होने लगती है। जब वह ठंड होने लगती है तो क्या होता है कि ऊपर का पार्ट जो तरल था वह अब सॉलिड होने लगती है, और सॉलिड होने के कारण ही उसमें संकुचन उत्पन्न होती है। संकुचन के कारण कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाती है। तो विद्वानों के द्वारा यही कही गई है कि जो भाग ऊपर उठ गई है संकुचन के कारण वह स्थलीय क्षेत्र है, और जो भाग संकुचन के कारण नीचे धंस गई है वह जो है महासागरीय क्षेत्र है। तो यह सभी जो है कि क्या है फर्स्ट ऑर्डर में इसकी अध्ययन की जाती है। तो अब आपको समझ में आ गई प्रथम ऑर्डर में क्या है, दो बृहद क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र और सागरीय क्षेत्र। तो यह फर्स्ट ऑर्डर का है। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर को समझिए, यानी सेकेंड में है क्या, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच, यानी क्या है द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच, यानी रिलीफ फीचर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। तो यह जो देखते हैं प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच थी, यानी प्रथम श्रेणी का कौन, तो स्थलीय भाग। अब उस स्थलीय भाग पर पर्वत, पठार, मैदान जैसी उच्चावच की उत्पत्ति होती है, उसकी अध्ययन द्वितीय श्रेणी के ऑर्डर में यानी सेकेंड ऑर्डर में की जाती है। अब यह जानते हैं कि द्वितीयक श्रेणी का जो है यानी द्वितीयक श्रेणी की जो उत्पत्ति होती है प्रथम श्रेणी के ऊपर ही जो उच्चावच होती है, और यह प्रथम श्रेणी के ऊपर उच्चावच होती है। तो यह जो खास करके आप देखिएगा आंतरिक बल के कारण होता है, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में जो बल की उत्पत्ति होती है उसी बल के कारण पर्वत, पठार और मैदान वह जो है कि महादेश के ऊपर दिखती है। और वहां देखें कि उसी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जैसे देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण जो देखते हैं इसको बल को यानी आंतरिक फोर्स जो होती है इसके कारण जो है कि क्या है पर्वत, पठार और मैदान की उत्पत्ति होती है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, रचनात्मक बल, यानी क्या है कंस्ट्रक्टिव फोर्स कही जाती है। जैसे इससे जो ओरिजिन होती है जो उत्पत्ति यानी फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही होता है, तो पर्वत, पठार, मैदान और झील जो देखते हैं कि जल के मतलब जो झील वहां जैसे आप देखते हैं जो स्थलीय क्षेत्र है और स्थल के बीच में ही कहीं किसी क्षेत्र में देखते हैं कि जो चारों तरफ वैसा जलीय क्षेत्र जो स्थल से घिरा हुआ हो तो उसको झील भी कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वही आंतरिक फोर्स के कारण होता है, तो इसको रचनात्मक बल भी कहे। तो यह पता चल गई कि सेकेंडरी ऑर्डर में क्या अध्ययन की जाती है। अब चलते हैं थर्ड ऑर्डर की तरफ, यानी द्वितीय देखें कि अब देखिए थर्ड ऑर्डर की तरफ चलिए। थर्ड ऑर्डर में देखते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच यानी रिलीफ फीचर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर। तो यानी यह देखते हैं कि द्वितीयक श्रेणी के ऊपर यानी जो द्वितीयक श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं उस उच्चावच के ऊपर यानी बाह्य फोर्स के कारण यानी एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो स्थलाकृति की उत्पत्ति होती है उसी स्थलाकृति को थर्ड ऑर्डर में अध्ययन किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि बहता हुआ जल पर्वतीय क्षेत्र में घाटी की निर्माण करती है और यानी कि जब काटती है तो वहां घाटी बनती है, भी आकार की घाटी बनती है। जैसे वह नदी निचली भूमि में आती है तो अपने साथ जो मलबा लेके आती है उसका निक्षेप कर देती है। तो निक्षेप करती है तो वहां जो स्थलाकृति की निर्माण होती है उसे बाढ़ की मैदान या पेनी प्लेन या
डेल्टा कहते हैं, अथवा तराई का क्षेत्र भी देखते हैं कि तराई का क्षेत्र जो पर्वत क्षेत्र से आता है, बराबर पत्थर उत्थर जो निक्षेप करती है, तो यह सभी स्थलाकृति जो है बहते हुए जल के कारण देखें तो खास करके थर्ड ऑर्डर में जो होती है अपर्दन और निक्षेप जो देखते हैं, यानी अपक्षय और निक्षेप यानी अपर्दन जो देखते हैं, तो इसकी अध्ययन, इससे जो उत्पत्ति होती है स्थलाकृति पे के ऊपर, उसे ही थर्ड ऑर्डर में रखा गया, उसकी अध्ययन की जाती है। और यह भू आकृति विज्ञान का महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी उसकी एक चैप्टर है। इसको हम कह सकते हैं थर्ड ऑर्डर वाली जो आती है उच्चावच जिसकी अध्ययन, वह कह सकते हैं कि यह भू आकृति विज्ञान का हार्ट है, यानी क्या है, भू आकृति विज्ञान का हार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए जैसे देखते हैं, खास करके बाह्य फोर्स के द्वारा जो होती है उसको विनाशात्मक फोर्स भी बल कहते हैं, यानी बाह्य फोर्स के द्वारा जो स्थल के ऊपर निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, विनाशकारी बल के द्वारा जो उत्पत्ति हुई है तो उसको विनाशात्मक स्थल रूप भी कहते हैं। यानी जिस फोर्स के कारण हुई है, किस फोर्स के कारण, तो विनाशात्मक बल के कारण हुआ है, तो विनाशात्मक बल के कारण जो स्थलाकृति की निर्माण होती है उसको विनाशात्मक स्थल रूप भी कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है अपर्दन और निक्षेप से होता है, यानी ऊपरी भाग में अपर्दन होती है और निचली भाग में निक्षेप होता है। तो यह आपने देखा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी नेक्स्ट जो है वह है भू आकृतिक संकल्पनाएं, यानी जो देख रहे हैं कि भू आकृतिक जो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, यानी ज्योमॉर्फिक कंसेप्ट। तो अब देखिए कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों द्वारा आधारभूत संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है, यानी क्या है, विद्वान जो है भू आकृति विज्ञान के अध्ययन के लिए जो भिन्न भिन्न संकल्पना का प्रतिपादन किए हैं, तो इसको हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो संकल्पनाएं हैं, तो उस संकल्पना के ऊपर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि एक रूपतावाद, यानी एक रूपतावाद की संकल्पना। तो एक रूपतावाद की जो संकल्पना आप देखते हैं, तो एक रूपतावाद जो है वह थॉर्नबरी, यानी जो देखते हैं भू आकृति विज्ञान का यानी ज्योमॉर्फोलॉजिस्ट जो है थॉर्नबरी महोदय, तो थॉर्नबरी का शब्द है कि जो भूगर्भिक प्रकरण तथा नियम आज सक्रिय है वे ही अतीत काल में भी सक्रिय थे, भले ही उनकी सक्रियता की दर भिन्न रही हो। जैसे इसको समझिए, जैसे हम लोग हैं मैदानी क्षेत्र में, और यह मैदानी क्षेत्र जो है वह उष्ण और आर्द्र है, तो यहां जो कार्य करती है वह कार्य करती है बहता हुआ जल। बहते हुए जल के द्वारा क्या होता है कि ऊपरी भाग में बहता हुआ जल काटने का काम करता है और निचली भाग में निक्षेप का काम करता है। इसी प्रकार जब आप देखते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जाते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो होती है कि पवन यानी हवा के द्वारा जो होती है अपर्दन और निक्षेप की कार्य होती है। तो इसी चीज को क्या है, ग्लेशियर क्षेत्र में जाते हैं, जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां जो होता है कि क्या होता है कि ग्लेशियर यानी बर्फ के द्वारा जो देखते हैं, स्नो के द्वारा जो होता है, हिम जो कि चादर होती है, उसके द्वारा ही अपर्दन और निक्षेप की कार्य होती है। तो इसी चीज को कहते हैं कि जो अलग अलग क्लाइमेटी जो उष्ण आर्द्र क्षेत्र होगा वहां जो होगा कि नदी के द्वारा कार्य होगी, उष्ण शुष्क प्रदेश होगा वहां जो होगा पवन के द्वारा होगा। उसी प्रकार देखते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होगा तो वहां जो होगा हिमानी के द्वारा होगा। तो इसी चीज को कहते हैं कि जो धरातल के ऊपर, जो सरफेस के ऊपर जो आज हम देख रहे हैं, जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस कार्य कर रही है, नियम जो आज कार्य कर रही है, वही अतीत काल में यानी पहले भी वही कार्य सक्रिय थी, बशर्ते कि उसकी गति में अंतर हो सकती है, यानी कार्य करने की जो गति थी उसमें अंतर हो सकती है, उसकी सक्रियता भिन्न हो सकती है, गति मंद हो सकती है या तीव्र हो सकती है, लेकिन कार्य उसी प्रोसेस से होता है। इसी को जो है एक रूपतावाद कहा गया है थॉर्नबरी के द्वारा। तो अब आपने समझा, नेक्स्ट को समझिए। हट्टन के अनुसार, यानी जेम्स हट्टन ने कहा है कि अतीत जो है यानी वर्तमान अतीत की कुंजी है, यानी वर्तमान का अध्ययन कर आप अतीत की भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी चीज को वह क्या कहते हैं कि वर्तमान अतीत की कुंजी है, यानी जिस प्रोसेस से वर्तमान में स्थलाकृति की निर्माण हो रही है वही अतीत में भी उससे हुई होगी। इसके बाद देखते हैं कि रचना के बाद, या दूसरा चीज क्या कहते हैं कि यह प्रकृति का नियम है, जब किसी स्थलाकृति की रचना होती है, निर्माण होती है, तो निर्माण के साथ ही विध्वंसकारी बल उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही वह उसका विध्वंस हो जाती है तो पुनः उसका जो है निर्माण प्रारंभ हो जाती है। तो यह देख रहे हैं कि यह जो है कि हट्टन के द्वारा बताई गई कि रचना और विध्वंस जो है प्राकृतिक नियम है।
तो यह आपने जेम्स हट्टन के द्वारा देखा। यानी आप यहां देखिएगा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते रहता है, जेम्स हट्टन का क्या है, अतीत वर्तमान की कुंजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं संरचनात्मक नियंत्रण, यानी जो देख रहे हैं संरचनात्मक नियंत्रण के बारे में जो चर्चा की गई है, तो थॉर्नबरी के अनुसार जो देखते हैं भूवैज्ञानिक संरचना जो देख रहे हैं, तो भूवैज्ञानिक संरचना भू आकृतियों के विकास में एक प्रमुख नियंत्रक कारक है। यानी जो वहां की जो संरचना होती है, जो चट्टानें होती है, स्ट्रक्चर होती है, तो भू आकृति के विकास के क्रम में जो देखते हैं वह एक प्रमुख नियंत्रक कारक है। जैसे आप देखिएगा कि कहीं पे इग्नियस रॉक्स की चट्टानें हैं, कहीं सिडिमेंट्री रॉक्स की चट्टानें हैं, कहीं मेटामॉर्फिक रॉक्स की चट्टानें हैं। तो यह सभी चट्टानें यानी वहां की जो संरचना है, तो वहां जो अब नया जो विकास हो रही है, विकास का प्रमुख, तो उसको वह नियंत्रित करते रहती है। यानी बाह्य फोर्स जो कार्य करती है उसका नियंत्रण करने का यह कार्य करती है। अब देखिए ब्लू रीज के शब्दों में, यानी इसको गौर से देखिएगा, ब्लू रीज महोदय वह कहते हैं चट्टानें एक तरफ पृथ्वी की इतिहास की हस्तलिपित संरचना नियंत्रण के बारे में। तो जैसे देख रहे हैं कि थॉर्नबरी के अनुसार भूवैज्ञानिक संरचना यानी भू आकृतियों के विकास में, यानी जो भू आकृति देख रहे हैं, यानी सरफेस के ऊपर जो भूमि का आकृति देख रहे हैं, उसके विकास में एक प्रमुख नियंत्रण कारक है। यानी उसको नियंत्रण करने वाला क्या है, एक कारक है। अब यहां देख लीजिए कि बुलरीज के शब्दों में, तो बुलरीज महोदय क्या कहते हैं कि चट्टानें एक तरफ पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती है। जैसे आप देखते हैं कि जो चट्टान होती है, तो जैसे हम लोग गंगा के मैदान में हैं, अब देखते हैं कि गंगा के मैदान में जो देख रहे हैं इस चट्टान की उत्पत्ति, यानी जिस सरफेस के ऊपर हम लोग अभी हैं, जिस सरफेस के ऊपर हमारा घर, आपका घर, या जितने भी मानवीय कल्चर जो देख रहे हैं जिस सरफेस के ऊपर है, और यह गंगा के मैदान की जलवायु की स्थिति जो हम देख रहे हैं, वह जो है उष्ण आर्द्र जलवायु है, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अब इस उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु में जो देख रहे हैं कि क्या है कि मानवक अथवा बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ अधिक है। यानी अलग अलग प्रकार की बहुत सारे जीव हैं, वनस्पतियां हैं, सब में सामंजस्य की स्थिति है। और जब यह सभी का अस्तित्व खत्म होगी तो क्या है कि जैसे सभी कोई तो अमर बन के आया नहीं है, जब उसका अंत होता है तो यहीं पे वह जो होता है कि यहाँ की जो चट्टानें हैं उसी में वह समाहित हो जाती है, जिसके कारण भविष्य में कभी भी इस चट्टान की अध्ययन की जाएगी तो यह पता चलेगा कि यह क्षेत्र जो है उष्ण आर्द्र थी और यहाँ बायोडाइवर्सिटी यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जीव और वनस्पति बृहद संख्या में था। तो यह चट्टान उसको संरक्षित करके रखने का कार्य करता है। तो इसी चीज को वह बुलरीज कहते हैं कि पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि जो है वह कौन है, तो चट्टान है। जैसे हम किसी बुक को पलटते हैं तो बुक के ऊपर जो चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर जब पेज पलटते हैं तो हर पेज पे उस चैप्टर से संबंधित ही लेखनी होती है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग जो जलवायु की स्थिति है, वहां जो चट्टान की उत्पत्ति हो रही है, वह चट्टान ठीक उसी प्रकार अपनी एक पेज यानी पृथ्वी के इतिहास का जो पेज है वह तैयार करती है। यह बुलरीज महोदय बताते हैं। दूसरी तरफ जो देखते हैं कि वही समकालीन यानी जो वर्तमान जो इसकी जलवायु की स्थिति है, दृश्यावली है, उसकी आधार भी प्रस्तुत करती है। यानी अपने इतिहास को भी वह संजोत के रखती है और साथ में वर्तमान में जो उसकी समकालीन दृश्यावली है उसको आधार के रूप में वह प्रस्तुत करती है। उस आधार को ही अगर हम कर ले कि जैसे अभी देख रहे हैं गंगा के मैदान एलुवियल सॉइल का है, तो जब इसके नीचे हम जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ जो है कि यहाँ जो चट्टानें हैं एलुवियल सॉइल ही हैं भिन्न भिन्न काल में, जो क्योंकि यह क्षेत्र उष्ण आर्द्र क्षेत्र रही है। यह जो देखते हैं कि कर्क रेखा के आसपास और हिंद महासागर के करीब है और यहाँ की जलवायु जो मानसूनी है, तो यह मानसूनी जलवायु जो 6 महीना जो देखते हैं क्या करती है कि समुद्र से जो आर्द्रता को लेकर आती है, वह आर्द्रता जब इसके ऊपर वर्षा के रूप में जब बरसती है तो जिसके कारण यहाँ बहुत सारी जीव जंतु और वनस्पति की उत्पत्ति होती है और वह वनस्पति अपनी जीवन का आखिरी पल जब उसकी होती है तो उसके बाद मरने के बाद यही की चट्टान में समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उसने तो एक तो हिंद महासागर से आने वाली आर्द्रता को और दूसरे उस आर्द्रता के कारण जो यहाँ बायोडाइवर्सिटी जो देखते हैं कि उत्पत्ति होती है, दोनों का सम्मिलित रूप से यह कह सकते हैं कि यह चट्टान में जो होता है कि अनसमाहित होती है, जिसके कारण वह चट्टान को बुलरीज महोदय कहते हैं कि यह पृथ्वी के इतिहास का पन्ना है। तो इस प्रकार से आपने देखा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं कि नेक्स्ट जो है कि वह भू आकृति प्रकरणों का योगदान,
यानी भू आकृतिक प्रक्रमों में भिन्न भिन्न विद्वानों का जो योगदान है उस योगदान के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान WM डेविस यानी अमेरिकन भूगोलवेत्ता WM डेविस महोदय है, उनका योगदान महत्वपूर्ण है। यह जो है कि स्थलाकृतियों के विकास के क्रम को जो प्रक्रम होती है उसको प्रभावकारी कारक मानते हैं और यह अपने जो साइकिल के लिए मानव का जो जीवन साइकिल है, मानव के जीवन साइकिल से ही उस जो है पृथ्वी के ऊपर जो भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृति है उसका जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, उसके समकक्ष लाकर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे आप देखते हैं कि मानव का प्रारंभिक स्टेज जो होती है वह बाल्यावस्था में होता है, सेकेंड स्टेज जो आती है वह प्रौढ़ावस्था में होता है, थर्ड स्टेज जो होता है वह जीर्णावस्था में आती है। प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था में आप जानते हैं कि मानव की क्रियाकलाप किस प्रकार से होती है। ठीक सरफेस के ऊपर वैसा ही क्रियाकलाप जो है देखने के लिए मिलती है। जब न देखते हैं किसी पर्वतीय क्षेत्र से नदी प्रवाहित होती है तो वह नदी बाल्यावस्था में होती है। अब वहां जो होता है कि बृहद, देखिएगा कि उसमें क्या है कि चट्टान जो होती है जिस सरफेस से वह प्रवाहित होती है तो वहां जो है चट्टान का जो है गहराई करती रहती है, यानी तली को काटते रहती है वह नदी, और तली काटने के कारण बाल्यावस्था में नदी जो है कि वह भी आकार की घाटी बनाती है। लेकिन जैसे वह नदी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है तो वहां पता चलेगा कि वह नदी जो है कि अब उसकी घाटी चौड़ी होने लगी है और उसकी अपर्दन की क्रिया शिथिल होने लगी है। और जैसे वहां पे देखिएगा कि जो क्या है कि शिथिल होने लगी है, अब वह नदी की गति उतनी नहीं रह गई, मलबा का वहन उतनी अधिक नहीं कर पाती है। और जैसे ही हम पहुंचते हैं जीर्णावस्था में तो वह नदी अब मलबा का वहन करने में असमर्थ हो जाती है। वहन करने में असमर्थ हो जाती है तो वह जो है कि जितनी मलबा लेके आई थी उसका वह वही निक्षेप कर देती है। वह निक्षेप से एक प्रकार की डेल्टाई भूदृश्य यानी आकृति की उत्पत्ति होती है जीर्णावस्था में। तो आपने देखा कि जीर्णावस्था में नदी क्या करती है कि डेल्टा की निर्माण करती है। प्रौढ़ावस्था में जब नदी होती है तो घाटी उसकी चौड़ी होती है। जैसे आप गंगा को देखिए पटना के पास, वह नदी प्रौढ़ावस्था में है, गंगा का नदी प्रवाह क्षेत्र देखिए और वह बाढ़ बहुत अधिक लेके आती है। और वह जो हमेशा जैसे ही देखते हैं कि वह बाल्यावस्था के अंतिम स्टेज में होती है तो वह आप पर्वतीय क्षेत्र से मैदान के क्षेत्र में जब नदी उतरती है तो देखिएगा कि वहां पे क्या होगा कि वाटरफॉल दिखेगी। और जो होता है कि क्या है वाटरफॉल, जो झरना हम कहते हैं, तो यह देखते हैं कहां दिखती है तो जब नदी बाल्यावस्था की आखिरी स्टेज में होती है। लेकिन प्रौढ़ावस्था जैसी प्रारंभ होती है, बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था प्रारंभ कहां होती है तो देखिएगा कि जहां पर्वत और मैदान का मिलन होता है, पर्वत और मैदान की जहां मिलन होती है वहां से वह प्रौढ़ावस्था प्रारंभ करती है नदी। और प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में आप वहां देखिएगा तो तराई का क्षेत्र होगा। तराई का क्षेत्र का मतलब बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर जो नदी ऊपर से तोड़ कर लाई थी, अब निचली भाग में आने के कारण उसको वहन यानी उसकी परिवहन क्षमता खत्म हो गई है। उतनी बड़ी बड़ी कंकड़ पत्थर को ले जाने में असमर्थ होती है तो वहीं पे निक्षेप कर देती है। वहां पे जो निक्षेप होती है तो उसी को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र में नदी को देखिएगा तो नदी आपको दिखाई पड़ेगी नहीं। नदी वह जो होता है कि अंडरग्राउंड हो जाती है, यानी पत्थर के नीचे जो कंकड़ पत्थर होती है उसके नदी से वहीं से प्रवाहित होने लगती है। लेकिन जैसे कुछ आगे बढ़ने के बाद वह कंकरीली यानी कि वह तराई क्षेत्र को पार करती है तो वहां पे जो है फैन यानी कि जो है कि पंखा आकार की जो स्थिति जो दलदली क्षेत्र होती है तो यह तभी आप आकृति देखते हैं कि कहां होती है तो प्रौढ़ावस्था में ही होती है। दलदली क्षेत्र जहां घना वनस्पति मिलेगी, मानवीय बसाव जो होता है कि नग्न होती है क्योंकि वहां एक प्रकार की मच्छर की उत्पत्ति हो जाती है जिसके कारण वह क्षेत्र पूरा मलेरिया के प्रकोप में होता है। तो आपने यह देखा कि यह भूदृश्य की जो वहां उत्पत्ति होती है तो यह देखिए। लेकिन जैसी नदी आगे बढ़ते बढ़ते आती है तो वहां मैदान का निर्माण करने लगती है और बृहत मैदानी क्षेत्र में जब वह निक्षेप होती है तो यह आपने देखा कि नदी का अलग अलग स्टेज में। उसी प्रकार जब आप यानी बहता हुआ जल के कारण यह क्रियाकलाप थी। इसी प्रकार आप देखते हैं क्या कि जब हिमानी पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है हिम नदी के रूप में तो पर्वतीय क्षेत्र में वहां हिमानी क्या करती है कि यू आकार की घाटी की निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में नदी क्या करती है यू आकार की घाटी की निर्माण करती है। यानी यू आकार की घाटी की निर्माण जो होती है वह अपर्दन के कारण होती है। लेकिन जब वही आगे बढ़ती है तो जो वहां से अपर्दन करके मलबा लेके आती है, जब निचले क्षेत्र में यानी जहां पे देखते हैं क्या कि जहां पे जो होता है कि स्नो लाइन यानी क्या होता है स्नो लाइन यानी अब जो है हिम खत्म हो जाती है, वह हिम पानी के रूप में तब्दील हो जाती है नदी। तो वहां पे आपको
दिखाई पड़ेगी, यानी चिकना चिकना जो कंकर पत्थर होती है उसी को हिमोद कहते हैं, तो बृहद पैमाने पे वह निक्षेप वहां दिखेगी। इसी प्रकार आप देखते हैं कास्ट रीजन में भी, तो वहां देखिए कि इरोजन के कारण यानी अपर्दन के कारण आपको वहां दिखेगा जो इवाला देखते हैं। लेकिन जहां वही चीज जब निक्षेप होती है तो आपको इलेक्ट्रेमाइट, तो यह सभी दिखेगी। कैफ पिलर, तो यह सभी भूदृश्य जो है आकृतियां की उत्पत्ति होती है, तो यह देख रहे हैं भिन्न भिन्न क्रिया के द्वारा। इसी प्रकार पवन वाली क्षेत्र में यानी उष्ण शुष्क जो ज्योग्राफिकल एरिया होती है, तो वहां जब देखते हैं तो उष्ण शुष्क क्षेत्र में यह दिखता है कि उष्ण शुष्क क्षेत्र में हवा के द्वारा कार्य होती है, और हवा जो होता है कि बहुत गतिशील होती है, तो वहां पर्वतीय क्षेत्र जो होती है, पठारी क्षेत्र, उसको हवा काटती है। काटने के कारण वह जो देखिएगा मशरूम की उत्पत्ति होती है, यानी जो देखते हैं कि, और वही जब आगे उसकी कंकर पत्थर काट के लेके आई है तो हवा के द्वारा आगे बढ़ती हुई जाती है, और जहां उसकी गति खत्म हो जाती है तो वहां जब निक्षेप हो जाती है तो उसको कहते हैं सैंड ड्यून यानी सिप। तो इसने स्थल रूपों को उत्थान तथा निम्नीकरण के दरों को आपसी संबंधों का प्रतिफल बताया है। तो जैसे आप इसको समझिए, पेंक के अनुसार जब कोई स्थल खंड का उत्थान होता है यानी आंतरिक फोर्स के कारण क्या होता है, यानी निर्माणात्मक बल के कारण जब स्थल रूपों का उत्थान प्रारंभ होती है, तो बाह्य फोर्स जो विनाशात्मक कार्य होती है वह उस पे उसका अपर्दन प्रारंभ कर देता है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है कि स्थल खंड का तेजी से उत्थान होता है, उसके तुलना में अपर्दन की क्रिया नग्न होती है, निम्न होती है, लेकिन आगे चल के उत्थान की क्रिया मंद पड़ जाती है, और अपर्दन की क्रिया जो होती है कि तीव्र गति से होने लगती है, और एक समय ऐसी आती है कि अब उत्थान खत्म हो जाती है और अपर्दन उस पर तीव्र गति से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। और यही तीव्र गति के कार्य करते करते क्या होता है, एक समय ऐसा होता है कि वह स्थलीय क्षेत्र जो ऊपर उठी थी वह पूर्णतः निम्न स्थल के रूप में तब्दील हो जाती है। तो यही जो है कि उन्होंने आपसी संबंध जो पेंक ने बताया है। और इसके अपेक्षा देखते हैं थॉर्नबरी के शब्दों को जब हम देखते हैं, तो थॉर्नबरी महोदय जो हैं, यानी थॉर्नबरी को जब देखिए तो थॉर्नबरी क्या कहते हैं कि शब्दों में पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न अपर्दनकारी साधनों के कार्य, यानी भिन्न भिन्न अपर्दन के कार्य जो होती है, जैसे बहता हुआ जल के द्वारा, हवा के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, कास्ट टोपोग्राफी, कोस्टल टोपोग्राफी, इस प्रकार के अपर्दनकारी साधनों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृति यानी कि जो बहती हुई फ्लोवियल टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी, एरिड टोपोग्राफी, कोस्टल टोपोग्राफी, ऐसी टोपोग्राफी की उत्पत्ति होती रहती है, और इसी को कहते हैं भू आकृति का व्यवस्थित अनुक्रम उत्पन्न करता है। यानी भिन्न भिन्न जगह पे जिस प्रकार की जो स्थलाकृति यानी होती है, वहां भिन्न भिन्न प्रकृति का जो नेचर यानी कि वायु की जो भिन्न भिन्न प्रकृति होती है, वायु की वह प्रकृति ही उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देती है, अथवा जो सरफेस के ऊपर देखते हैं तो यह जो क्रिया हुई तो यह थॉर्नबरी के द्वारा बताई गई है। इसके अपेक्षा देखते हैं यांत्रिक गति, तो यांत्रिक गति में वह क्या बताते हैं कि पृथ्वी का जो देखते हैं कि सदैव गतिशील रहती है, इस कारण एक गतिशील तंत्र है। पृथ्वी क्या है, एक गतिशील तंत्र है, और पृथ्वी पर हमेशा परिवर्तन क्रिया कार्य होते रहती है। कभी वह मंद गति से होती है तो कभी तीव्र गति से होती है। कहते हैं कुछ ऐसी परिवर्तन है कि बहुत ही मंद गति से होती है, जिसको पता चलता है कि उस कार्य को जो दिखती है लाखों वर्ष लग जाती है, जबकि कुछ ऐसी क्रिया होती है कि एकाएक हो जाती है, तो इसी को कहते हैं दृष्टिगत गोचर होती है। अब देखिए निर्माणकारी एवं विनाशकारी शक्तियां सदैव कार्यशील रहती है, यानी जो पृथ्वी के ऊपर जो देखते हैं यानी भू आकृति यानी सरफेस जो स्थलीय क्षेत्र है, उस पर निर्माणकारी बल यानी जो आंतरिक फोर्स जो होती है उसके कारण निर्माण होते रहती है, और बाह्य फोर्स जो होती है वह उसको विनाशकारी शक्ति के रूप में उस पर सदैव कार्य करती रहती है, और दोनों का जो परिणाम निकल के आती है वही उस क्षेत्र की परिवर्तित भूदृश्य कहलाती है। क्लियर? तो इसकी अध्ययन जो होता है भू आकृति विज्ञान में की जाती है। इसके अपेक्षा देखते हैं स्थल रूपों के विकास में जो जटिलताएं होती है, तो थॉर्नबरी ने बताया है कि थॉर्नबरी के शब्दों को जब हम देखते हैं तो कहते हैं स्थलाकृति विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलताएं अधिक होती है। इसका मुख्य कारण है कि जैसे देखते हैं कि स्थल के ऊपर जो विनाशकारी शक्ति होती है, जब तक एक कार्य कर ही रही है तब तक पता चल रहा है कि उसकी साइकिल खत्म नहीं हुई कि दूसरी कार्य प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण स्थल के ऊपर जो है जो आपको वहां पे बहुत सारी जटिलताएं देखने के लिए मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग गंगा के मैदानी क्षेत्र में हैं, और यह गंगा के मैदानी क्षेत्र जो है कि यहाँ जो कार्य होती है वह बहती हुई जल के द्वारा होती है, यानी मुख्य कार्य जो होती है बहती हुई जल के द्वारा होती है, जबकि गौण कार्य के रूप में देखते हैं कि हवा भी अपने साथ
बहुत हजारों किलोमीटर दूर से जो बालू की कण लेके आती है वह भी यहाँ पे निक्षेप कर देती है। तो इससे देखते हैं कि क्या है कि एक तो बहती हुई जल यानी बहती हुई जल या उष्ण आर्द्र क्षेत्र को इंडिकेट करती है, प्रदर्शित करती है, जबकि हवा के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र से लाई गई बारीक कण जब यहाँ निक्षेप होती है तो पता चलता है कि वह उष्ण शुष्क क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो स्थलाकृति की निर्माण होती है उसमें जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसी चीज को वह कहा गया है, किंतु गौण रूप में यानी कि वह कार्य जो गौण होती है सक्रिय यानी हवा के द्वारा, यहां देखिएगा जो कार्य होती है वो बहुत गौण होती है। तो यह आपने देखा। अब देखिए स्थल रूपों का विकास का अनेक अपर्दन चक्रों का प्रतिफल होता है, यानी स्थल रूप का जो विकास होता है बहुत सारी जो चक्र होता है उसका प्रतिफल होता है। यानी खास करके देखिए कि जब कभी कभी देखते हैं कि एक चक्र चल ही रही है, जब तक वह समाप्त नहीं हुई तब तक आंतरिक फोर्स के कारण क्या है, स्थलीय क्षेत्र की फिर से उत्थान हो जाती है। जैसे उत्थान हो जाती है तो अब उस सरफेस के ऊपर दूसरी चक्र प्रारंभ हो जाती है। तो यह देखते हैं कि एक साइकिल तो खत्म नहीं हुई जबकि वह दूसरी चक्र प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से जो वहां जो भू आकृति की निर्माण होती है उसमें जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे इसको समझने के लिए आप छोटा नागपुर पाठार को देख सकते हैं कि वहां एक साइकिल की समाप्ति नहीं हुई तब तक दूसरी फिर से वो तो उत्थान हो जाने के कारण दूसरी साइकिल प्रारंभ हो गई थी, जिसके कारण वहां घाटी के अंदर घाटी नजर आती है। तो यह आपने देखा कि ऐसी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है और यही जटिलताएं होती है कि वह जिसके कारण वह मिश्रित बहुचक्रीय होता है। तो आपने देखा कि इस प्रकार की जो जटिलताएं होती है यह सभी जटिलताएं जो होता है भू आकृति विज्ञान का प्रमुख अध्ययन का विषय होता है। तो आपने यह देखा। अब देखिए कि यह तो आपने देखा तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि यहां जो आप देख रहे हैं तो भू आकृति विज्ञान को जो आप देख रहे हैं तो भू आकृति विज्ञान से आपको तो यह पता चल गई होगी कि अब हमको जो है उसका स्कोप यानी ज्योमोर्फोलॉजी का जो है विषय क्षेत्र और उसकी प्रकृति क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीका से यही समझिए, इसको देखिए और इसकी अपेक्षा भी आप जो है डॉक्टर BC जाट के बुक का आप अध्ययन कीजिए बारीकी से, तो यह बहुत ही अच्छे तरीका से आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू मित्रों।